Today we are going to discuss a very important topic, that is the chemiosmotic hypothesis. आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे नीट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक टॉपिक है। ठीक है, इसको बोलते हैं chemiosmotic hypothesis। चलिए समझते हैं क्या है टॉपिक और इसके बारे में समझते हैं। देखिए, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पहले क्या है। ये एक हाइपोथेसिस है, मतलब किस चीज़ के लिए इस हाइपोथेसिस को दिया था। एक साइंटिस्ट थे पीटर माइकल, यहाँ लिखा हुआ देखिए, दिस हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय पीटर माइकल। पीटर माइकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस हाइपोथेसिस को दिया था। अब ये हाइपोथेसिस क्या बताती है। दिस हाइपोथेसिस इज मेड ओनली फॉर टू डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। ये हाइपोथेसिस हमको ये बताती है कि एटीपी का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, ये हाइपोथेसिस फोटोसिंथेसिस में भी वर्क करती है, क्योंकि जानते हैं फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट में जो लाइट रिएक्शन चलती है उसमें एटीपी का फॉर्मेशन और एनएडीपीएच2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में, रेस्पिरेशन में जब माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो वो भी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से होता है। ये हमने आपको पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब किया हुआ था। ठीक है, अब देखिए एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ जो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दिस इज द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। क्या है ये? थाइलेकॉइड की एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन कहाँ होती है? प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेनम पोर्शन है, ठीक है, ग्रेनम पोर्शन इज मेड बाय द कलेक्शन ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो ये एक थाइलेकॉइड मैंने बनाया हुआ, दिस इज द वन थाइलेकॉइड। यहाँ पर हम लोग समझेंगे इस हाइपोथेसिस के थ्रू कि कैसे फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोरेशन प्रोसेस से कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो दिस इज द वन थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड के बाहर का जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज द स्ट्रोमा। क्या है ये? दिस इज द स्ट्रोमा। ठीक है, दिस इज द स्ट्रोमा पोर्शन एंड द स्पेस विच इज एक्यूमुलेटेड इनसाइड द थाइलेकॉइड कॉल्ड ल्यूमेन। अंदर जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये स्पेस क्या है? दिस इज द ल्यूमेन। समझ में आ रहा है? थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोला जाता है। बाहर के स्पेस को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। अब आपको देखिए, पिछली बार मैंने आपको बताया था, फोटो सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि फोटो सिस्टम कितने क्या होते हैं और कौन कौन से फोटो सिस्टम होते हैं। तो फोटो सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स, PS1 एंड PS2। आपके उनकी लोकेशंस भी मैंने बताई थी कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। PS2 प्रेजेंट इन द अप्रेस्ड रीजन ऑफ द ग्रेनम, वाइल PS1 प्रेजेंट इन द नॉन अप्रेस्ड रीजन। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर समझाने के लिए इस तरीके से बताया हुआ है कि ये PS2 यहाँ लगा हुआ है, दिस इज द PS1। ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, ये क्या है? फोटो सिस्टम सेकंड है। ठीक है, फोटो सिस्टम सेकंड और फर्स्ट के बीच में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बनाए हुए हैं। देखिए, आपको मैंने जेड स्कीम ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन, जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में आपको समझाया था मैंने कि लाइट रिएक्शन अकर्स बाय द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड एज वेल एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। जो लाइट रिएक्शन होती है वो कैसे होती है? उसमें साइक्लिक वे भी चलता है और नॉन साइक्लिक वे भी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लगे हुए हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर इज फियोफाइटिन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फियोफाइटिन। PHEO लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, फियोफाइटिन बोला जाता है। आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन में बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं उन सबको डिस्क्राइब करूंगा यहाँ पर। फियोफाइटिन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर, लाइट रिएक्शन में आपको समझाया था। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर इज द प्लास्टोक्विनोन। अगला इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या होता है? प्लास्टोक्विनोन है। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद एक अगला इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट इज द प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन अगला इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ लगा होता है। इसके बाद है ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है। ये फोटो सिस्टम फर्स्ट के आगे जो कैरियर होते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन। FES का मतलब क्या है? आयरन सल्फर प्रोटीन। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है FES। आप इसको नोट भी करते रहिए, साथ में जो फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। अगला इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है? फेरिडॉक्सिन। ठीक है, FD4 क्या होता है? फेरिडॉक्सिन। FES का मतलब आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लगे हुए हैं यहाँ पर। ये अब जब लाइट रिएक्शन चलती है तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट फॉल्स ऑन द फोटो सिस्टम फर्स्ट एज वेल एज फोटो सिस्टम सेकंड एज वेल एज फोटो सिस्टम फर्स्ट।
लाइट साइमल्टेनियसली फॉल, लाइट एक साथ फॉल होती है, लाइट लीफ पर फॉल होती है, लीफ के बाद लाइट कहाँ जाती है, मीजोफिल सेल्स में पहुँचती है, मीजोफिल सेल्स से कहाँ जाती है, क्लोरोप्लास्ट में पहुँचती है, लाइट क्लोरोप्लास्ट से कहाँ पहुँचती है, इन द ग्रेनम, ठीक है। और ग्रेनम का मतलब ये थाइलेकॉइड है ये, ठीक है। थाइलेकॉइड के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, ग्रेनम। तो अल्टीमेटली लाइट कहाँ पहुँची है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन, ये जो फोटो सिस्टम लगे हुए हैं, तो इस पर भी लाइट फॉल होती है और इस पर भी लाइट फॉल होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए, अब जब लाइट फॉल होती है तो फोटो सिस्टम सेकंड जो है, फोटो सिस्टम सेकंड। अब पहले समझते हैं, देखिए पहले हम लोग समझते हैं कि एटीपी बनती कैसे। वो तो हमने इस चीज़ को आपको लाइट डायरेक्शन में डिस्क्राइब कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करता है, उस चीज़ को हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे यहाँ पर। मेनली क्या डिस्क्राइब करना है, कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो एटीपी को बनाने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, देखिए यहाँ पर 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। फर्स्ट थिंग इज द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी। एटीपी को बनाने के लिए कोई एक मेम्ब्रेन होना जरूरी है। यहाँ पर मेम्ब्रेन क्या है, दिस इज द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक, जिसकी हेल्प से क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। दूसरा चीज़ है प्रोटॉन इज रिक्वायर्ड, प्रोटॉन की जरूरत पड़ती है एटीपी को बनाने के लिए। प्रोटॉन का मतलब होता है H+, यहाँ जो H+ आयंस हैं दे आर द प्रोटॉन्स, ये क्या है, प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग्स इज द प्रोटॉन ग्रेडियंट, फॉर द एटीपी फॉर्मेशन प्रोटॉन ग्रेडियंट की हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। अगला है एटीपी सिंथेटेज, ये कैसे डेवलप होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट अभी आपको बताएंगे। एटीपी सिंथेज एक एंजाइम है, देखिए दिस इज द एंजाइम दैट कॉल्ड एटीपी सिंथेज एंजाइम, दिस हेल्प इन द एटीपी फॉर्मेशन। अब ये ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द एटीपी फॉर्मेशन, और केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो ये 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप माइंड में ढंग से बैठा लीजिएगा, समझ में आ रहा है। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए एटीपी फॉर्मेशन कैसे होता है, हम आपको एक्चुअल मैकेनिज्म बता रहे हैं, ठीक। एटीपी फॉर्मेशन के लिए इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपको मैंने बता दिया। अब देखिए कैसे एटीपी बनेगा। एटीपी को बनाने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट का, सबसे पहले प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलप होना जरूरी है एटीपी को बनाने के लिए। जब प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, उसके बाद में ये जो एंजाइम लगा हुआ एटीपी सिंथेज, ये एटीपी को बना देगा, ठीक। प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप होता है, नेक्स्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आपको मेम्ब्रेन बता दिया, दिस इज द मेम्ब्रेन। प्रोटॉन कहाँ से कहाँ आएंगे अभी आपको बताते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप होता है वो बताएंगे। एटीपी सिंथेज तो आपको मैंने बता दिया एंजाइम है, ठीक है। मेन थीम क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप होता है, ये आपको इस टॉपिक में समझना है, ठीक। कैसे डेवलप होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट, देखिए ग्रेडियंट का मतलब जानते हैं क्या है, ग्रेडियंट इज द डिफरेंस। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। जैसे आपने ऑस्मोसिस के टॉपिक में पढ़ा होगा, डिफ्यूजन के टॉपिक में पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और सम टाइम फ्रॉम लोअर टू हाई। तो ये जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, या 2 मीडियम, जैसे मान लीजिए ग्रेडियंट समझिए, एक मीडियम ये है ए, एक मीडियम बी है, यहाँ मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, यहाँ क्या है, कम है, तो ग्रेडियंट डेवलप हो गया। मीन्स 2 मीडियम है, ठीक है, 2 मीडियम में मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। अब ये ग्रेडियंट कंसंट्रेशन में भी डेवलप हो सकता है, तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर 2 मीडियम हैं, उनमें प्रेशर में कोई डिफरेंस है, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो सकता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट भी होता है। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। ये डिफरेंस किसी भी तरीके से हो सकता है, कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, या फिर क्या है, प्रेशर में डिफरेंस है, या फिर क्या टेम्परेचर में डिफरेंस है, तो किसी भी तरीके से डिफरेंस हो सकता है। समझ में आ रहा है, तो ग्रेडियंट आपको समझ में आया क्या है। अब यहाँ ग्रेडियंट क्या है, यहाँ प्रोटॉन H+ की कंसंट्रेशन में डिफरेंस जनरेट होगा। H+ जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन में क्या होगा, एक डिफरेंस जनरेट होगा। और वो डिफरेंस कहाँ जनरेट होगा, वो डिफरेंस जनरेट होगा इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस, मींस इस मेम्ब्रेन के इधर और इधर जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है उसमें एक डिफरेंस आएगा। उसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट। मीन्स हियर द प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप अक्रॉस द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। प्रोटॉन ग्रेडियंट किसके अक्रॉस डेवलप होता है, किसके दोनों साइड में डेवलप होता है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के दोनों साइड में प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। मीन्स प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस जनरेट होगा। वो कैसे होता है अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोटॉन ग्रेडियंट किस तरीके से डेवलप होगा, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, यहाँ पर ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इस तरीके से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है। पहली चीज़ क्या देखिए, यहाँ पर देखिए जो H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल है,
ये क्या करता है, जब फोटोसिंथेसिस होती है, जब लाइट रिएक्शन चलती है, तो वाटर का मॉलिक्यूल लाइट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में टूटता है और क्या बनाएगा, प्रोटॉन बनाएगा 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये फ्री कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही है जो कि थैलेकोइड मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर होती है और फोटोसिस्टम सेकंड के पास होती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है, तो आप बताएंगे ऑन द इनर साइड ऑफ थैलेकोइड मेम्ब्रेन। ये जो थैलेकोइड मेम्ब्रेन है इसका ये बाहर का साइड हुआ, ये इसका अंदर का साइड हुआ, तो अंदर की साइड देखिए, अंदर की साइड में मतलब मीन्स ल्यूमेन की साइड में, जो ल्यूमेन कैविटी है बीच में, इस ल्यूमेन की साइड में फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में वाटर टूट रहा है और ये फोटोसिस्टम सेकंड के पास ही टूटता है। समझ में आया? और इसको तोड़ने के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है, क्वेश्चन आता है व्हिच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो आप क्या बताएंगे, पिछली बार आपको बताया था मैग्नीज Mn++ एंड Cl-, मैग्नीज एंड क्लोराइड आयन नेसेसरी फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखिए प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ओवरऑल देखा जाए तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो जाएगी, बाहर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये जो ग्रेडियंट डेवलप कैसे होगा, ग्रेडियंट डिफरेंस कैसे आएगा, तो डिफरेंस इस तरीके से आता है कि ये जो ल्यूमेन है यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठे हो जाएंगे और स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम रहेंगे, ठीक है। प्रोटॉन कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में कम रहेगी और ल्यूमेन में ज़्यादा रहेगी, यही डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। कैसे डेवलप हो रहा है पहले बताया आपको, देखिए H+ प्रोड्यूस बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही है यहाँ से H+ रिलीज हो रहे हैं, ये सारे H+ कहाँ इकट्ठे होते जाएंगे, ल्यूमेन में इकट्ठा हो रहा है, देखिए कंटिन्यूसली ल्यूमेन में इकट्ठे होते रहेंगे, ठीक। तो एक तो रीजन ये हो गया कि कैसे H+ कंसंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ रही है, बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। दूसरा क्या है, शिफ्टिंग ऑफ H+ फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द ल्यूमेन बाय PQ। अब इसको समझते हैं, यही एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझने वाला। ये जो प्लास्टोक्विनोन है, PQ इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है प्लास्टोक्विनोन, ठीक। जब लाइट पड़ती है, जब फोटोसिस्टम सेकंड पर, तो फोटोसिस्टम सेकंड इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेगा, फियोफाइटिन के पास पहुँचेगा, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन को यहाँ स्ट्रोमा साइड में फ्री कर देता है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्री कर दिया इसने, स्ट्रोमा साइड में। समझ में आ रहा है? अब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रोमा साइड से, चूंकि प्लास्टोक्विनोन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रोमा साइड में है, यही इलेक्ट्रॉन आगे जाने हैं, कहाँ जाने हैं, साइटोक्रोम B6F के पास जाना है। तो कैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ तो फ्री हो गया इस साइड में, क्योंकि फियोफाइटिन स्ट्रोमा की साइड में होता है। समझ में आया? और ये जो फोटोसिस्टम सेकंड है ये ल्यूमेन की साइड में होता है। इस पर बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आते हैं कि फोटोसिस्टम सेकंड जो फोटोसिस्टम है वो थैलेकोइड मेम्ब्रेन के किधर लगा होता है, तो यहाँ तो बीच में बनाया गया है। एक्चुअली क्या होता है, इसकी पोजीशन थोड़ा सा ल्यूमेन की साइड में होती है, मेम्ब्रेन की नीचे की साइड में होता है, फियोफाइटिन बाहर की साइड में होता है। जब बाहर की साइड में तो इलेक्ट्रॉन को बाहर फ्री करेगा ना, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब बाहर फ्री हो जाता है तो इसको लेने वाला कोई नहीं, इलेक्ट्रॉन कैसे आगे साइटोक्रोम B6 तक जाएगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लास्टोक्विनोन। समझ में आ रहा है? प्लास्टोक्विनोन क्या है, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से मैं बता रहा हूं आपको, प्लास्टोक्विनोन इस पूरे जो थैलेकोइड मेम्ब्रेन है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स विच आर मोबाइल। क्वेश्चन आता है कौन कौन से 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं जो कि मोबाइल नेचर के होते हैं, मीन्स मूव कर सकते हैं वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर। कौन सा है? प्लास्टोक्विनोन एंड प्लास्टोसाइनिन, बोथ आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। नोट कर लीजिएगा, कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लास्टोक्विनोन क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये मूव कर सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। कैसे मूव करता है? इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ये रिसीव करेगा जो बाहर की साइड में टहल रहा है, और रिसीव करने के बाद में इसको साइटोक्रोम B6 के पास ले जाएगा, ठीक है। यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन को यहाँ नीचे की साइड में ला करके B6F कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, इसका एम खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको इस तरीके से समझिए, ये एक फीमेल है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन समझिए एक फीमेल है, ठीक है, एक फीमेल है, ठीक है। ये क्या समझिए, ये फीमेल है, ठीक। ये प्लास्टोक्विनोन को समझिए कि ये बस है, क्या है, दिस इज द बस, ठीक है। अब ये फीमेल यहाँ टहल रही है, ठीक है। इसको साइटोक्रोम B6F को सोचिए, ये इस फीमेल का घर है। इस फीमेल का घर कौन है? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फीमेल की तरह समझिए, और इसका घर क्या है, साइटोक्रोम B6F है। यहाँ तक इस इलेक्ट्रॉन को आना है, इस फीमेल को यहाँ तक आना है। ये कैसे आएगा? प्लास्टोक्विनोन जो है, ये प्लास्टोक्विनोन, ठीक है, ये एक बस है, क्या है, दिस इज लाइक ए बस समझिए इसको। अब ये क्या करता है, ये बाहर की साइड में जाएगा, क्योंकि प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, देखिए 2H+, स्ट्रोमा से 2H+ को लेगा,
इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ अपने आप नहीं जाएगा, ठीक है। प्लास्टोक्विनोन स्ट्रोमा साइड से क्या करेगा, 2H+ लेगा। 2H+ समझिए मेल्स हैं, क्या हैं ये, मेल्स हैं, ठीक है। तो अब ये बस है, बस का ड्राइवर है प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। ये मेल्स को यहाँ बैठा लेगा, 2H+ को बाहर से रिसीव करेगा मेल्स को, तो उसके साथ भी एक फीमेल भी रहेगी। फीमेल क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बस में प्लास्टोक्विनोन बस का एक ड्राइवर है, ठीक है। वो क्या करेगा, यहाँ से मेल्स को, यहाँ से फीमेल को रिसीव किया, साथ में उसके साथ मेल भी बैठ के, देखिए 2H+ स्ट्रोमा से भी लेता है, ठीक। अब ये मेल बस में बैठे हुए हैं, तो इस मेल्स को क्या करेगा, इस मेल को यहाँ पर अंदर ला के छोड़ेगा, 2H+ को अंदर छोड़ेगा स्ट्रोमा में, और फीमेल को सेफली कहाँ छोड़ देगा, उसके घर पर छोड़ देगा, साइटोक्रोम B6F के पास। फीमेल को मीन्स इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर छोड़ देगा, साइटोक्रोम B6F के पास छोड़ देगा, और जो मेल हैं उनको, जो कि बाहर से बैठा लिया इसने, अंदर ला करके उनको यहाँ पर ल्यूमेन में छोड़ देगा। तो मेल्स को यहाँ छोड़ देगा, फीमेल को उसके घर में सेव कर देगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। कैसे होता है देखिए, ये जो प्लास्टोक्विनोन है, यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ मैं, प्लास्टोक्विनोन है, ठीक है। ये 2H+ को बाहर से रिसीव करेगा, कहाँ से रिसीव करेगा, 2H+ स्ट्रोमा से रिसीव करेगा। इसलिए रिसीव करता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को इसको ले जाना है, तो 2H+ इसकी मजबूरी है रिसीव करना। 2H+ को लेगा बाहर से, और 2 इलेक्ट्रॉन जो कि आ रहे थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और चेंज हो जाएगा PQH2 में चेंज हो जाएगा। समझ में आया, किस में चेंज हो गया, PQH2। ये है प्लास्टोक्विनोन, PQ फिर से लिखिएगा, नोट करिएगा, दिस इज द प्लास्टोक्विनोन, एंड PQH2 जो होता है, ठीक है, ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है। PQ किसमें रिड्यूस हुआ, PQH2 में रिड्यूस हो गया, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। इसको बोलते हैं प्लास्टोक्विनोल, प्लास्टोक्विनोन नहीं है, ये प्लास्टोक्विनोन है। दिस इज द प्लास्टोक्विनोल, मैं लिख दे रहा हूं, प्लास्टोक्विनोल, स्पेलिंग में डिफरेंस है, देखिए ये है प्लास्टोक्विनोल। तो प्लास्टोक्विनोन किस में चेंज हो गया, प्लास्टोक्विनोल में चेंज हो गया, ये रिड्यूस हो गया, ठीक। अब देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर छोड़ देगा, सॉरी प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को, फीमेल को यहाँ छोड़ दिया उसके घर पर, इसके बाद में जितने मेल्स थे, मेल्स क्या थे, 2H+ थे, उनको यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। अब ये इसका काम खत्म हो गया। देखिए ये जब H+ यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो बचा क्या, फिर प्लास्टोक्विनोन हो जाएगा ना। PQ यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद में PQ चेंज हो जाएगा PQH2 में, देखिए PQH2 में चेंज हो गया। फिर जब H+ फ्री कर देगा यहाँ पर, तो उसके बाद में क्या होगा, ये PQ विल अगेन चेंज इनटू द PQH2 विल अगेन चेंज इनटू द PQH2 वापस किस में चेंज हो जाएगा, PQ में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से H+ निकल चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। समझ में आया, ये मोबाइल है, ये मूव कर रहा है, यहाँ से रिसीव किया, यहाँ छोड़ा, एक तरीके का क्या है, बस समझिए, समझ में आ रहा है ये, ठीक। आगे देखिए, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेगा, साइटोक्रोम B6F के पास पहुँचेगा, इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन पर जाएगा, आगे कंटिन्यू होता रहेगा इलेक्ट्रॉन। ये आपको बता दिया था। प्रोटॉन की कंसंट्रेशन एक तरीके से पहली बार कैसे बढ़ी थी आपको बताया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से कंटिन्यूसली प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद और प्रोटॉन देखिए कौन लेके आ रहा है, प्लास्टोक्विनोन प्रोटॉन्स को लेके आ रहा है स्ट्रोमा से, तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ रही है। तो 2 तरीके से प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ती है, किस तरीके से बढ़ती है, बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड नेक्स्ट बाय द प्लास्टोक्विनोन। समझ में आ रहा, 2 पॉइंट लिखे हैं, शिफ्टिंग ऑफ H+ फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन। H+ की शिफ्टिंग होती है स्ट्रोमा से ल्यूमन की साइड में, कौन करता है, प्लास्टोक्विनोन इसको शिफ्ट कराएगा। समझ में आया, आगे देखिए, यहाँ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, यहाँ प्रोटॉन घटेंगे, अभी तक तो घटा। देखिए पहला रीजन घटने का ये है कि जब 2H+ आएगा यहाँ पर, तो प्रोटॉन यहाँ कम हो जाएंगे ना, यहाँ प्रोटॉन की कमी हो रही है ना, समझ में आ रहा है, ठीक। और कमी कैसे होती है, देखिए प्रोटॉन की, जब ये फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट से कहाँ जाएगा, आयरन सल्फर प्रोटीन FeS के पास जाएगा। FeS से कहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा, Ft के पास पहुंचेगा, फेरिडॉक्सिन इसको बोलते हैं। अब Fd से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचता है, जो NADP+ है, स्ट्रोमा साइड में क्या रहता है, NADP+, ठीक है, NADP+ है। ये क्या करेगा, स्ट्रोमा से फिर देखिए 2H+ को खींच रहा है स्ट्रोमा से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मिल गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, NADP+ में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, यहाँ से फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब साथ में क्या करेगा, 2H+ को ही लेगा, क्योंकि चार्ज को न्यूट्रल करना है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 पॉजिटिव ही आना चाहिए कहीं ना कहीं से। तो 2 पॉजिटिव का मतलब 2H+ स्ट्रोमा से खींचेगा। देखिए स्ट्रोमा से 2H+ आएंगे, सब कुछ जुड़ करके क्या बन जाएगा, NADPH2 बन जाएगा। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। समझ में आ रहा है।
लाइट्रेशन का प्रोडक्ट क्या है? ATP एंड NADPH2। ATP तो अभी बना नहीं है, NADPH2 कैसे बनता है वो आपको बता दिया, यहाँ पर NADPH2 बन गया। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। अब देखिए यहाँ प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ी, H2O से बढ़ी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और कैसे बढ़ी? ये जो प्लास्टोक्विनोन था इसने बढ़ाया, अंदर प्रोटॉन इकट्ठा कर दिया बाहर से ला करके, बाहर घट रहा है प्रोटॉन। कहाँ घट रहा है? ये जो प्लास्टोक्विनोन ने बाहर से प्रोटॉन को खींचा था 2H+ को, प्रोटॉन की कमी हुई इससे यहाँ पर एक बार, और एक बार कमी किससे हुई? NADP+ ने जो प्रोटॉन स्ट्रोमा से लिए, फिर स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कमी हो जाएगी क्योंकि ये कंज्यूम हो जा रहे हैं प्रोटॉन यहाँ जाकर के NADPH2 में। ठीक, तो यहाँ इससे प्रोटॉन की कमी होगी। यहाँ लिखा है थर्ड इज द यूटिलाइजेशन ऑफ H+ फ्रॉम स्ट्रोमा बाय द NADP+। NADP+ जो है ये क्या करेगा? स्ट्रोमा से, यहाँ स्ट्रोमा से क्या करेगा? प्रोटॉन को खींच रहा है, तो यहाँ कमी हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्या हो रहा है? ओवरऑल ये हो रहा है कि ल्यूमेन में, अंदर की साइड में जो ल्यूमेन है, ठीक है, वहाँ पर प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यानी स्ट्रोमा में क्या हो रहा है? घट रही है। समझ में आ रहा है? तो जी हम यहाँ प्रोटॉन घटेंगे, यहाँ प्रोटॉन बढ़ेंगे, तो क्या होगा? एक डिफरेंस जनरेट होगा, एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। और ये डिफरेंस किसकी वजह से जनरेट हो रहा है? ये प्रोटॉन का डिफरेंस जनरेट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? प्रोटॉन ग्रेडियंट बोला जाएगा। डेवलप हो गया। समझ में आया ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप हुआ? ठीक, आगे देखिए। अब जब ये प्रोटॉन कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटना भी तो चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन अंदर ज़्यादा हो गए हैं तो ये फिर बाहर की साइड में निकलने की कोशिश करेंगे ना। ठीक है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप कैसे होता है? इससे होता है, बता दिया आपको, ये तरीके हैं। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा, मीन्स प्रोटॉन जो अंदर की साइड में 2H+ ज़्यादा हो गए, ये बाहर की साइड में निकलने की कोशिश करेंगे। जैसे ही बाहर की साइड में रिलीज होंगे प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन रिलीज होंगे तो आप पहले समझिए एक एंजाइम होता है यहाँ पर, ATP सिंथेज एक एंजाइम है। ठीक है, ATP बनाएगा। इसके 2 यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट यूनिट कॉल्ड F0 पार्ट एंड सेकंड इज द F1 पार्ट। ठीक है, F0 पार्ट जो है, दिस इज द फंक्शन एज द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये एंजाइम है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन नेचर का एंजाइम है। इसमें जो F0 पार्ट इसका है, ये चूंकि मेम्ब्रेन में लगा हुआ है, इसी के थ्रू प्रोटॉन्स मूव करेंगे F0 पार्ट से। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का काम करेगा, एक चैनल प्रोटीन का काम करेगा। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस मेम्ब्रेन, मीन्स मेम्ब्रेन में लगी हुई है प्रोटीन, इसके थ्रू प्रोटॉन्स मूव करेंगे। जैसे ही प्रोटॉन यहाँ मूव करते हैं, दिस F1 पार्ट ऑफ द ATP सिंथेज एंजाइम गेट एक्टिवेट। प्रोटॉन जब मूव करेंगे तो एनर्जी को रिलीज कराएंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फिर से क्वेश्चन बनता है कि जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है, टूटेगा कैसे? जब प्रोटॉन्स अंदर से बाहर की साइड में मूव करेंगे तो प्रोटॉन का जो डिफरेंस है, डिफरेंस टूटेगा, मीन्स प्रोटॉन बराबर होने लगेंगे। अंदर से बाहर जाएंगे, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बराबर होने लगेगी। अंदर से बाहर जा रहे हैं तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जब टूटेगा तो एनर्जी फ्री होती है, मीन्स प्रोटॉन जब बाहर की साइड में जाते हैं, यहाँ स्ट्रोमा, ये भी स्ट्रोमा ही है, अंदर ल्यूमेन था, ये दोनों साइड क्या स्ट्रोमा है। तो प्रोटॉन जब स्ट्रोमा साइड में जाएंगे तब क्या होगा? तब एनर्जी फ्री होगी, मीन्स प्रोटॉन ग्रेडियंट जब टूटेगा तो एनर्जी फ्री होगी। उसी फ्री एनर्जी को ये F1 जो पार्ट है ATP सिंथेस का, इस फ्री एनर्जी को यूज करेगा। ठीक है, कौन यूज करेगा? F1 पार्ट। हर जगह से क्वेश्चन आता है, F1 पार्ट यूज करेगा इस फ्री एनर्जी को, एंड चेंज इट्स कन्फर्मेशन, अपना कन्फर्मेशन ये चेंज करेगा, मीन्स ये F1 पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? F1 पार्ट क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा, या कह सकते हैं अपना ये कन्फर्मेशन चेंज कर लेगा। ठीक है, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो इसके साथ दोनों पहले अलग अलग थे, दोनों ये ADP है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों अलग थे। ठीक है, इन दोनों को ये जोड़ देगा, दोनों को एक साथ जोड़ करके क्या बना देगा? ATP इसने बना दिया। समझ में? तो ATP मेनली किससे बन रही है? F1 पार्ट से। F1 पार्ट जो है यही एक्टिवेट हुआ था। ओवरऑल पूरा ये एंजाइम का ही पार्ट है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ इस तरीके से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। अब देखिए, ये आपको मैंने बता दिया ओवरऑल इस तरीके से प्रोसेस होता है कि ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि प्लास्टोक्विनोन एंड प्लास्टोसाइनिन, दीज आर द इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटॉन ग्रेडियंट जब टूटेगा तभी एनर्जी फ्री होगी, उस फ्री एनर्जी को यूज करेगा ये एंजाइम F1 पार्ट, इसका एंजाइम का जो है फ्री एनर्जी को यूज करके ATP को बनाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये जो प्लास्टोसाइनिन है, दिस इज द कॉपर कंटेनिंग, इसमें क्या होता है? कॉपर होता है, प्लास्टोसाइनिन में कॉपर होता है। समझ में आ रहा है?
और प्लास्टोक्विनोन ये क्या है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो ये आपको पूरा मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर यही एटीपी जब माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहाँ क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के केस में क्या होता है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। फिर से देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की मेम्ब्रेन है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर इस केस में प्रोटॉन कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है। यहाँ पर ये जो ल्यूमेन में प्रोटॉन इकट्ठे हो रहे थे, ठीक है, यहाँ प्रोटॉन कहाँ इकट्ठा होगा, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ये जो स्पेस है आपको आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों के बीच में जो स्पेस नजर आ रहा है, दिस इज द इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एटीपी फोटोसिंथेसिस में बनती है और जो एटीपी कहाँ बनती है, रेस्पिरेशन में बनती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आप बताएंगे फोटोसिंथेसिस में जो एटीपी बनती है दैट फॉर्म इन द क्लोरोप्लास्ट और इन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो रेस्पिरेशन में जो एटीपी बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स जो है फोटोसिंथेसिस में प्रोटॉन कंसंट्रेशन या प्रोटॉन का एक्युमुलेशन ल्यूमेन में होता है, और यहाँ पर कहाँ होता है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर प्रोटॉन का एक्युमुलेशन होगा। बाकी एंजाइम यहाँ पर भी यही वर्क करेगा। एटीपी सिंथेज एंजाइम किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी सिंथेज एंजाइम होता है जो एटीपी का फॉर्मेशन करता है। दिस वाज ऑल about the chemiosmotic hypothesis. I hope that you have learned this topic properly. ठीक है, thank you.